ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो पहला पार्ट जाके ज़रूर देखिएगा एंड देन ये वीडियो स्टार्ट करिएगा। तो एज यूजुअल जैसा कि मैंने बताया कि मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बनती है। लंबी बनने का रीज़न सिर्फ आप समझ सकते हैं कि एक एक चैप्टर लगभग क्या कहते हैं, आपको पता है 30 से 25 पेजेस में होता है, 28 पेजेस में होता है। सो दैट इज़ वाई हमें थोड़ा समय लग जाता है समझने के लिए। आप अगर वीडियो को ज़्यादा स्पीड से देखना चाहते हैं तो आप 1.52x की स्पीड से आप अपने YouTube की सेटिंग में जाके आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 3rd सेंचुरी क्राइस्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे 30वीं शताब्दी का संकट पूरे के पूरे इटली के अंदर आया था, क्योंकि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, अफ्रीका, उसके बाद यूरोप एंड देन एशिया, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। तो अब हम पूरी तरीके से चैप्टर जो है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर हम बढ़ रहे हैं। अब पूरा का पूरा अब ये वाला पार्ट जो हमारा रहेगा, हम देखेंगे डेवलपमेंट, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक, जो पूरी तरीके से रोम साम्राज्य के अंदर विकास हुआ था, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को लेके हो। तो उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर यानी कि लिंग, साक्षरता एंड सांस्कृतिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एज यूजुअल जैसा कि आप सभी को पता है, उस टाइम पहले हमारा जो रोम साम्राज्य था वो पूरा का पूरा 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कैसी होती थी। तो एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली आप बोल सकते हैं, उस समय यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली रहती थी। जो घर का बड़ा बेटा होता था वो ज़्यादातर शादी के बाद पिता से अलग हो जाता था, यानी कि वो वयस्क हो जाता था, तो वो माता पिता के साथ नहीं रहता था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेबर भी जो है रोमन साम्राज्य के अंदर मिलती है। दूसरी ओर अगर हम ये स्थिति देख ले कि बेटा पिता के साथ नहीं रहता है, तो स्लेव के साथ भी ऐसा ही होता था। जितने भी वहाँ पे साम्राज्य के अंदर स्लेव्स थे उनके साथ भी ऐसा होता था और यही सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जाता था। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वयस्क भाई होता है वो ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें होती है, घर की चीज़ें, वो अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कर सकता है। ये एक तरीका है। आप लोकल अगर एट प्रेजेंट टाइम की लाइफ देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गुलाम के परिवार उसके अंदर शामिल थे। यहाँ पे पत्नी अपने पति के साथ अपने घर में दूसरे स्थान पे रहती थी। जिस तरीके से व्यवस्था शुरुआती समय में चलती थी कि पत्नी जो है अपने पति की जो संपत्ति होती है उसका मुखिया नहीं बन सकती है, वो चीज़ हमने शुरू में भी देखी हुई है। अब स्टेटस ऑफ वुमेन, यहाँ पे महिलाओं की संपत्ति का स्वामित्व तो हमेशा कानूनी अधिकार पे अगर देखा जाए तो हमेशा उसके हस्बैंड का होता था। मतलब अगर कोई वुमेन शादी के पास अगर अपनी डाउरी यानी कि अपने दहेज को लेके आती है तो वो डाउरी जो होती है उस पर वैसे तो मालिकाना हक जो होता है वो महिला का होता है, लेकिन बाद में वो मैन का हो जाता है। लेकिन जो मैन की संपत्ति होती है वो वुमेन की नहीं हो सकती है। ये व्यवस्थित रूप से अरेंजमेंट करा हुआ था। जनरल फॉर्म में ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं पिता से मिलने वाली जितनी भी संपत्ति होती है वो हमेशा बेटे को मिलती थी उस समय पे। हाँ, महिला दहेज जो लाती थी उसका उसके ऊपर हक होता था, लेकिन अगर महिला के पिता की डेथ हो जाती है तो महिला जो है अपने पिता की संपत्ति ग्रहण कर सकती है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अगर पत्नी चाहे तो अपनी संपत्ति अपने हस्बैंड को भी दे सकती है। सबसे अच्छी खास बात कि यहाँ पे तलाक जो था पुरुष और महिलाओं के लिए समान था। यहाँ पर दोनों के दोनों डिवोर्स ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर विवाह के बाद जो महिला है वो पति की संपत्ति को प्राथमिकता बनाए रखेगी, यानी कि वो कभी भी उसके पति के संपत्ति पर कभी हक नहीं जताएगी। सिस्टम बहुत सही था। यहाँ पर संपत्ति को लेके कानून के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई हुई थी। शादी की एज लगभग ऐसा बोला जाता है कि अगर पत्नी की एज 28 साल है तो हस्बैंड की एज जो होगी वो 29 साल होगी।
30 है तो 32 होगी, लड़की अगर 16 साल की तो लड़का 18 साल का होगा, लड़की अगर 22 साल की तो लड़का 23 साल का होगा। ये दोनों के बीच के गैपिंग को बता रखा है कि कैसे शादी का सिस्टम जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, ये तो एज की बात थी। विवाह आमतौर पर परिवारों के बीच में होता है, कोई संदेह नहीं है इसमें। हमेशा यहाँ पर सिस्टम में ये था कि महिला जो होती थी ना, वो कभी भी अपने पति के ऊपर जो है हावी नहीं रह सकती थी। यहाँ पर महिलाएं जो होती है उन पर हमेशा उनके पति जो है वो हावी रहते हैं, मतलब अपनी शक्ति को दिखाना, डोमिनेशन को दिखाना। एट प्रेजेंट टाइम भी आप देख सकते हैं कि घर के अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसकी वुमेन के ऊपर ज़्यादा चलती है, कहीं कहीं उसका उल्टा भी होता है। लेकिन रोम साम्राज्य के अंदर मोस्टली केसेस में ये देखा गया था कि महिलाओं के ऊपर हस्बैंड जो होते हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। और ये हम अपने एक उससे नहीं बता रहे, ये एक हमें रिटर्न सबूत मिले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वाइफ जो होती है कभी कभार हस्बैंड के द्वारा पीटी भी जाती थी गलती करने पर। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये बात फैक्ट है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो महिला जो उसकी वाइफ है वो पूरी संपत्ति की ऑनर बन जाएगी। ये एट प्रेजेंट टाइम भी ऐसा ही होता है। अब अगर पिटाई की बात करी जाए तो ऐसा ये कहा जाता है कि कैथोलिक एक बंदा था बिशप, जिसे अगस्टाइन बोलते हैं। अब इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर इन्होंने समय बिताया था। उत्तरी अफ्रीका के अंदर हिप्पो नामक एक शहर था, वहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पे ये बिशप थे। और उन्होंने जो व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ, चर्च के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट पे थे ये व्यक्ति, यानी कि कौन थे, अगस्टाइन सबसे बड़ी पोस्ट पे थे। 354 से लेकर 430 अब दिखाई दे रहा है आपको नीचे टाइम पीरियड। ये इनका टाइम पीरियड है कि जिस टाइम पीरियड पे ये वहाँ पे थे। अब यहाँ पे इन्होंने खुद बताया अपने रिटर्न डायरी के अंदर, ये बताया कि मेरी जो माता थी उनको नियमित रूप से जो मेरे पिता थे वो मारा करते थे, उनकी पिटाई करते थे। इवन उनके शरीर पे निशान बहुत सारे थे, जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होता था। तो ईसाइयों के सबसे प्रमुख समुदायों में बिशप जो है सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, और जो अक्सर पॉप यानी कि चर्च जो होते हैं, चर्चेस के सबसे बड़े हेड माने जाते हैं ये लोग। तो बिशप लोगों ने ही बताया, और ये बताया है कि कैसे आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। तो ये तो हो गई जो अभी हम बता रहे हैं कि कैसे मेंस एंड वुमेन्स को लेके भेदभाव होते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटरेसी की, यानी कि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि क्या वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जैसी व्यवस्था थी या नहीं थी। तो भाई ऐसा ये कहा जाता है उस अर्ली टाइम पीरियड पे जो लिटरेसी रेट है साम्राज्य का बहुत अलग अलग हिस्सों में अलग अलग था। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमारे उस समय साम्राज्य के अंदर, रोम साम्राज्य के अंदर, क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ साम्राज्य है, कहीं व्यवस्था दूसरी चल रही है, कहीं व्यवस्था दूसरी चल रही है, कहीं व्यवस्था दूसरी चल रही है। तो औपचारिक दस्तावेज पूरी तरीके से तो नहीं मिलते हैं हमें कि क्या रोम साम्राज्य के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सेना के अधिकारी और उसके बाद जो अफसर होते हैं, जो संपत्ति को रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो संपत्ति के रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। तो ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि कैजुअलिटी लिटरेसी रेट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई इसका सबूत हमें कहाँ से मिला? इटली के अंदर एक पंपोई करके एक जगह है जहाँ पे हमें 79 एडी के अंदर ये सबूत मिलता है। 79 एडी के अंदर कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिससे ये फिक्स हो जाता है पंपोई की दीवारों के ऊपर कुछ विज्ञापन बने हुए थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ वहाँ के लोग जो है सही मायने में कुछ लिखना या पढ़ना जानते होंगे। तो ये आपको सबूत दिखाई दे रहे हैं उस पंपोई शहर के अंदर नगरों की दीवारों के अंदर कुछ लिखा हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि शायद से ये लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते होंगे। काखा गागा लिखना पढ़ना तो नहीं आता होगा, लेकिन सैनिक और जो फौजी अफसर होते थे या स्टेट जनरल के बड़े बड़े जो अमीर शहजादे लोग टाइप में बोल सकता हूँ, उन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता होगा। तो ये होगी पढ़ाई लिखाई की बात। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर डाइवर्सिटी तो आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि देखो हमारे भारत की अगर बात कर ले तो हमारा भारत एक छोटे से कॉन्टिनेंट के अंदर है, लेकिन छोटे से कॉन्टिनेंट होने के बाद भी हमारे यहाँ पे 84,000 देवी देवता है।
किसी को कोई देवता पसंद है, किसी को कोई देवता पसंद है, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मर रहा है, कोई किसी में कट रहा है। तो यहाँ पर रोम साम्राज्य के अंदर जो है ऐसा ही सेम टू सेम देखने को मिला, हमें कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिली, यानी कि सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिली। बहुत ऐसे इलाके देखने को मिले जहाँ पर कई तरीके से, कई स्तर पर लोग अलग अलग तरीके से देवी देवताओं को मानते थे। स्थानीय देवी देवताओं की तो भरपूर यहाँ पर वो थी, और साथ साथ कल्चर डाइवर्सिटी इसी वजह से थी कि आम बोलचाल के अंदर, वेशभूषाओं के अंदर, खाने के अंदर, बातचीत के अंदर, व्यवस्था के अंदर, सब में इन लोगों ने अलग अलग चीज़ें अपना रखी थी। देवी देवता अलग हैं, बोलचाल में अलग भाषाएं हैं, खाने में अलग खाना है, कपड़े पहनने में अलग ड्रेसिंग सेंस है। तो इससे हमें कल्चर डाइवर्सिटी देखने को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे धार्मिक जो हमें वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया कि विशाल विविधता हमें देखने को मिलती है। बोलचाल के लिए भाषा अलग है, कपड़ों की शैली पहनने की अलग है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा कि लोगों ने अलग अलग खाने खाए हैं, अलग अलग संस्कृति को दिखाने की कोशिश करी है। मतलब देखा जाए तो बोलने वाली भाषा जो है ना, अधिकांश अवधी लैंग्वेज में बोलता हूँ। भारत के अंदर आप देख सकते हैं सारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। लेकिन उस अर्ली टाइम पीरियड पे जब रिटर्न सबूत लिखने की बारी आई तो 5वीं शताब्दी के आसपास, ऐसा बोला था लेट 15th सेंचुरी के आसपास, उस समय पे अर्मीनियाई एक लैंग्वेज आई थी, अर्मीनियाई लैंग्वेज। उस अर्मीनियाई लैंग्वेज को शुरुआती समय में लिखने के यूज़ में इस्तेमाल करा गया था, और अर्मीनियाई लैंग्वेज पूरी ऑफिशियल बेसिस पे आ गई थी उस समय पे 5वीं शताब्दी की। दोस्तों मैं 5वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 3rd सेंचुरी के अंदर भी कहीं ना कहीं लैटिन भाषा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और लैटिन भाषा के अंदर ही ऐसा कहा जाता था कि शुरुआती समय में जो बाइबल जैसी बुकें हैं उनको छापा गया था। और बाइबल जो बुकें हैं उनको छापने का मेन मकसद यही होता था कि क्योंकि पूरे इलाके के अंदर क्रिश्चियनिटी थी, तो लैटिन लैंग्वेज उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले वाले पार्ट के अंदर कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करी जाती थी, और हर चीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज पे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती थी। ये 3rd सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल करी गई थी, लेकिन बाद में फिर 5वीं सेंचुरी तक आते आते अर्मीनियाई लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर। सो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे 3 कॉन्टिनेंट के अंदर फैला है, इतनी देर से मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो 3 कॉन्टिनेंट में फैलने की वजह से रोमन साम्राज्य का इतना वास्ट कल्चर था कि बहुत सारी चीज़ें जो थी उस समय पे उगी करती थी। अब यहाँ पे क्योंकि रोमन कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है कि इनको इतना फ़ायदा होता था कि किन किन इलाकों के अंदर क्या क्या पैदा होता था, जिससे बहुत आसानी से अपने इलाकों के साथ व्यापार कर सकते थे। और वही चीज़ हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो चीज़ इनके पास होती थी वो ये उगाते थे या बनाते थे, जो चीज़ इनके पास नहीं होती थी वो आसपास के जो इनके इलाके के जो पड़ोसी होते थे उनसे लिया करते थे, और कुछ जो उनको दिया करते थे। तो ये व्यापार का नियम है, ये आज की डेट में भारत भी इस्तेमाल करता है, और आने वाले कई सदियों पहले भी रोम साम्राज्य के अंदर इस्तेमाल होता था। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि रोम साम्राज्य के अंदर बहुत सारे दोस्तों बंदरगाह मिले, यानी कि बहुत सारे ऐसे हर्बर्स मिले। और क्योंकि भाई कोस्टल लाइन है तो सिंपल सी बात है बंदरगाह तो मिलेंगे। बहुत सारी खानें मिली, चांदी की, सोने की, और ईंटों की भट्टियाँ मिली, बहुत सारी खदानें मिली, ईंटों के बहुत सारे क्षेत्र मिले। इवन ऐसा ये कहा जाता था कि ऑलिव ऑयल जो आप बहुत महंगा आज की डेट में हमें मिलता है, जैतून के तेल के कारखाने वो बहुत बड़ी मात्राओं के अंदर मिले, जिससे ये कहा जा सकता है कि आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था, यानी कि जो रोम साम्राज्य का था, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। अंग्रेजी शराब, जैतून का तेल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय पे बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे और पड़ोसी देशों से मंगाए जाते थे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूँ कि भाई व्यापार के लिए सामान मुख्य रूप से गेहूं है, अंग्रेजी शराब है, जैतून का तेल है, ये सब इस्तेमाल करा जाता था। और ये सब कहाँ से आता था? ये सब दोस्तों आसपास के इलाकों से, यानी कि स्पेन से है, गैलिस प्रांतों से है, उत्तरी अफ्रीका से है, मिस्र है, इटली है, ऐसे आसपास के सभी इलाकों से आता था। और इवन इन क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छी फसल भी हुआ करती थी।
तो भाई ये सब एक सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि फसलों का सर्वोत्तम स्थिति वहाँ पर थी। तो अब क्योंकि आप सभी को पता है कि जो शराब है, अब शराब और जैतून का तेल ऐसी लिक्विड चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे इलाकों से लाई जाती है। स्पेशली अगर मैं स्पेन की बात कर ले तो स्पेन का ऑलिव ऑयल अपने टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा महंगा हो रखा था, 140 से लेके 160 एडी के बीच में उस समय पे जैतून का जो तेल था स्पेन के लोगों का, उसकी बहुत बड़ी डिमांड बढ़नी चालू हो गई थी। तो भाई अब क्योंकि लिक्विड चीज़ें हैं तो दैट इज़ वाई इन लिक्विड चीज़ों को इतने दूर के स्थानों से लाना, आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, स्पेन से अगर कोई चीज़ यहाँ से लेके आनी है टीन से, यानी कि ये टीन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से उठा के लेके या यहाँ पे व्यापार के माध्यम से या रोम में लेके आनी है, तो रोम में लेके आने के लिए बहुत सेफली तरीके से इसको लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने जब रोम साम्राज्य को पढ़ा तो उन्होंने कुछ मटके के टुकड़ों को देखा, उनकी संख्याओं को देखा, और उन्होंने फिर बाद में महसूस करा कि शराब और जैतून का जो तेल होता था वह ऐसे ही कुछ जो एम्फोरा है, एम्फोराई कंटेनर्स बोलते हैं इन्हें, एम्फोराई कंटेनर्स आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एम्फोराई कंटेनर कुछ ऐसे बनाए जाते थे जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ये सब चीज़ें लाई जा सके। तो भाई ये आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो ये उस समय पे बहुत बड़ी मात्रा में 5 करोड़ से भी अधिक ऐसा कहा जाता है कि अवशेष मिले थे साइंटिस्ट को, और उन्होंने बताया कि ये कंटेनर्स के टुकड़े ऐसे हैं जिसमें सही मात्रा में लोग सफल रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे और सागरीय क्षेत्रों से उपलब्ध हो जाते थे बहुत आसानी से। तो उस समय पे जो पुरातत्व वैज्ञानिक है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा कुछ था, एम्फोराई मटका या बर्तन बोल सकते हैं जिसमें शराब या जैतून के तेल लाए जाते होंगे। तो जब जैतून का तेल स्पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जैतून के तेल की 140 से 160 ईसा पूर्व के अंदर, एडी के अंदर, तो उस समय जैतून के तेल को लाने के लिए स्पेशली एक ड्रेसेल 20 करके एक कंटेनर होता था जिसमें स्पेशली जैतून के तेल को लाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जैतून के तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए स्पेन के जैतून के तेल को कितनी बड़ी डिमांड होगी स्पेन के लोगों की, जिसने फिर धीरे धीरे करके बहुत इलाका जो है कब्जा लिया। तो डिमांड बढ़ती रही, फिर धीरे धीरे करके इन लोगों ने और क्षेत्रों के अंदर इसे बेचना चालू करा, एंड देन फिर रोम साम्राज्य के अंदर बेहतर गुण के लिए तेल बेचा जाने लग गया था और फिर रोम साम्राज्य ने इसका ट्रेड करा। समय बीता, समय बीतने के साथ साथ फिर ऐसा ये कहा जाता है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर ये कहीं ना कहीं जो आपसी झगड़े थे, आपसी झगड़ों की वजह से 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में फिर एजियान करके, दक्षिणी एशिया करके, तुर्की, सीरिया, फिलीपींस, फिर बाद में शराब और जैतून के तेल यहाँ से मंगाए जाने लग गए। तो भाई आपको ये इलाके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अफ्रीका का मैप है। इसमें तुर्की, कुछ यहाँ पे अरब के इलाकों में टर्की है। तो यहाँ से कुछ चीज़ मंगाई जाने लगी, कुछ चीज़ यहाँ से मंगाई जाने लगी, जो पहले शुरुआती यहाँ पे स्पेन से मंगाई जाती थी। तो स्पेन पे पहले शुरू में मंगाई जाती थी, फिर बाद में इधर के इलाकों से शराब और जैतून के तेल जो है वो मंगाए जाने लगे, और किसी कारणवश मंगाए जाने लगे थे, वो परिवर्तन हो गया। इतना डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप विकीपीडिया पर डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, जिस पर फोकस करना है, कि पहले शुरुआती में स्पेन से आता था, फिर बाद में इन इलाकों से आना चालू हो गया। किन बर्तनों में आता था? एम्फोरिया और ड्रेसेल 20, आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है कि साम्राज्य जो था ना, वो एक असाधारण, मतलब जो साम्राज्य था उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फर्टिलाइज पाया जाता था, और सिर्फ ये शराब और जैतून के तेल ही नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ें थी जो इटली के अंदर उगती थी, इटली के आसपास के राज्यों के अंदर उगती थी। सिसिली और बाइजेकियम, ऐसा ही कहते हैं कि सिसिली और बाइजेकियम में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं मिलते थे। सिसिली और बाइजेकियम आपको दिखाई दे रहा है, सिसिली आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रहा सिसिली आपको ये दिखाई दे रहा है, और बाइजेटियम आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं मिलता था। फिर आपको ये गैलिनिया आपको दिखाई दे रहा है, गैलिनिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर खेती होती थी, ये आपको दिखाई दे रहा है।
एंड देन उसके बाद स्पेन के अंदर ये जो जैतून का तेल था वो मंगाया जाता था, और जैतून की तेल की उस समय बहुत बड़ी डिमांड थी, इसलिए वहाँ पर एक, तो यहाँ पर ये नदी भाई थोड़ी खतरनाक सी है। मतलब स्पेनिश का जो जैतून का जो तेल था वो उस समय स्पेन के दक्षिणी स्पेन से मंगाया था, और ये नदी यहाँ से होते हुए कई राज्यों के अंदर से ये आता था। अब ये आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैंने आपको मैप में दिखा दिया है कि यहाँ से होता हुआ फिर फाइनली रोम जाके पहुँचता होगा। तो ये मतलब इन सभी चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे सही मायने में जो हमारा रोमन एम्पायर था उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चीज़ें उगती थी। एंड देन उसके बाद अब हमें इस चीज़ पे तो ध्यान देना ही है कि प्राचीन समय में इतने सारे व्यवस्थाएं उस समय थी, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पे भी हमने देखा कहीं कहीं मात्रा में बिगड़ा भी हुआ था। अब क्योंकि कोस्टल लाइन वाले इलाकों के अंदर ये लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, इसलिए कोस्टल लाइन के इलाकों को इन्होंने इस्तेमाल करना सीखा। कोस्टल लाइन के अंदर रोमन साम्राज्य ने जल शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि भूमध्य क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर ये लोग रहते हैं, मेडिटेरेनियन सी वहाँ पर था ही, तो जल काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर इनको मिल जाता था। तो इन्होंने जल का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चालू करा। अब जल के चलाने के लिए इन्होंने मीलें बनाई, और मीलें खास तौर पर स्पेन की जो सोना और चांदी जो थी उसको ढूंढने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। यानी कि जो चांदी की खदानें होती थी, जो सोने की खदानें होती थी, उनकी खुदाई करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जल की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय पे टेक्नोलॉजी भी सही मात्रा में उस समय पे यही थी। खदानों के अंदर से जब खनिज निकाला जाता था बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, तो उस समय पे इन्हीं सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये बहुत बड़ी मात्रा में ये दिखाई दे रहा है कि मतलब जो पानी था उस समय पे इन लोगों ने स्पेन के अंदर जो सोना और चांदी है उसकी खदानों को निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा पे इन लोगों ने इस्तेमाल करा। अब क्योंकि व्यापार होता था आसपास के राज्यों से, आसपास के इलाकों से, आसपास के साम्राज्य पे, तो इन लोगों ने अपनी जो कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स थी उसको भी मजबूत करा इन लोगों ने। इस सभी बातों से ये संकेत होता है कि उस टाइम पीरियड पे पैसों के लिए भी उस समय पे रोमन साम्राज्य बहुत सही था, आंकड़ों को रखने के लिए था। एंड देन उसके बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये टाइम पीरियड हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशंस को लेके था। लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि दास प्रथा के ऊपर उनका क्या विचार था, क्या वो दास प्रथा के बारे में कुछ सोचते थे। तो आगे देखते हैं। श्रमिकों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ द वर्कर इन रोमन एम्पायर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ साम्राज्य है। अब भूमध्य सागर के अंदर इतने सारे काम होते हैं, और क्षेत्रों के अंदर फसल की खेती से लेकर जैतून के तेल के व्यापार से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे दोस्तों काम होते हैं जिसमें हमें दासों की ज़रूरत पड़ती है। अब रोम साम्राज्य के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं और हम दासों की बात ना करें तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो सकती है। तो ऐसा ये कहा जाता है कि भाई गुलाम जो लोग थे ना, गुलामी जो प्रथा है वैसे तो बहुत बुरी है, आज की डेट में हमारे भारत देश के अंदर ये अप्लाई नहीं होती है। हम किसी को ज़बरदस्ती बेगैर की मजदूरी के तहत हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इटली के अंदर जिस समय पे ऑगस्टस का भी टाइम पीरियड था, तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि 75 लाख की आबादी में कम से कम 30 लाख मजदूर तो होते ही थे, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता था कि दासों के ऊपर लोग पैसा भी इन्वेस्ट कर देते थे और दासों को गुलाम बना लेते थे। क्योंकि फसलों की कटाई से रिलेटेड फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति, बहुत सारे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती थी। तो उसलिए हमें उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि उस समय स्लेव की ज़रूरत थी। तो भाई दास जो थे ना, उस समय पे रोमन साम्राज्य के अंदर एक गहरी संस्था के रूप के अंदर काम करते थे। अब दासों को दोस्तों या तो जो लोग होते थे वहाँ के महंगे पीपल, रिच पीपल होते थे, या तो वो उन गुलामों को पैसा देकर पूरी तरीके से अपने शरण में ले लेते थे, और या तो उन्हें किराए पर खरीदते थे। तो मतलब अगर या तो आपने फुली पैसा दे दिया तो आपने पूरी तरीके से गुलाम को खरीद लिया है और गुलाम आपके लिए सारे काम करेगा, और या तो आप उसे किराए के बेस पे आप उसे ले सकते हैं। तो अगस्त का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ 75 लाख की आबादी थी, उस समय में भी 30 लाख कम से कम उस समय पे गुलाम हुआ करते थे। और यही फ्रांस की भी कहानी है, आपको अगर पता हो तो।
आपको पता हो तो नेपोलियन बोनापार्ट था, उस टाइम पीरियड पे भी फ्रांस के अंदर गुलाम हुआ करते थे, जर्मनी के अंदर भी गुलाम होते थे, अफ्रीका से लेके जाते थे लोगों को और गुलाम बनाते थे। तो दोस्तों ये तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि या तो गुलामों को संस्था से खरीदा जा सकता है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ से इन्हें खरीदा जा सकता है, और ये गुलाम जो होते थे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन हमेशा गुलाम नहीं मिलते थे जो उनके रोम की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करते थे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि शुरुआती जो टाइम पीरियड ऑगस्टस का टाइम पीरियड शांति काल वाला माना जाता है, तो वो सेकंड सेंचुरी वाला टाइम पीरियड था जिस समय शांति काल पीरियड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ऐसा कहा जाता था कि जब साम्राज्य के अंदर शांति स्थापित हो गई थी तो दासों को खरीदा या बेचा जाना बहुत कम हो गया था। सो दैट इज़ वाई दास की जो पूर्ति थी, मतलब दास को खरीदने का जो सिस्टम था वो काफ़ी कम हो चुका था। इसलिए जो बड़े उद्योगपति या अमीर व्यक्ति थे वो हमेशा किन पर डिपेंड होते थे, दास श्रम पर। खुद तो काम ये लोग करते नहीं थे। सो दैट इज़ वाई ये लोग किराए पर दासों को खरीदते थे और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, या तो उन्हें किराए से खरीद कर उनको सालाना खाना दिया जाता था, या तो वो लोग ऐसा कर सकते थे, कहते थे कि आपको हम किराए पर ख़रीद रहे हैं और आपको साल का जो पेट भर भोजन दिया जाएगा और आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। ये एक वेतनभोगी मजदूरों की तरह ही हो गया डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करती है। वो उनको सैलरी देती है और सैलरी के बेस पे उन्हें गुलाम बनाती है, जो फिक्स टाइम होता है 12, 15, 24 घंटे का, जिसमें उनसे काम करवाया जाता है। जबकि रोमन साम्राज्य के अंदर शुरुआती समय में स्लेव बेचे भी जाते थे और ख़रीदे भी जाते थे। और यहाँ पर उस समय पे फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड पे दास प्रजनन एक क्रिया होती है जिसमें जो गुलाम उनके खुद के खरीदे हुए होते थे उनसे ये लोग उस समय पे उनके बच्चे, उनसे मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसा प्रैक्टिस करवाया था जिससे वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करवा सके। और फीमेल स्लेव जो होती थी वो अपने पार्टनर के साथ कोशिश ये करती कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। इससे ये होता था कि जो उनके पास गुलाम खुद के खरीदे हुए हैं वो उनके बच्चे भी जो है आने वाले समय पे गुलाम बनेंगे। इसे हम स्लेव जो ब्रीडिंग है वो कहते हैं, यानी कि गुलाम प्रजनन जो है उसे कहते थे। तो ऐसा ये कहा जाता था कि उस समय पे ये टाइम पीरियड जो था वो दो तरफा हो सकता है, या तो भाड़े के मज़दूरों को खरीद कर उनसे काम करवाया जा सकता है, या तो वो लोग स्लेव ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो दो तरीका था जिससे वो लोग कर सकते थे काम। तो ऐसा बोला जाता था कि दास जो संस्था थी वो ठीक तो थी, जो लोगों को श्रम उस समय पे दे देती थी, यानी कि श्रमिक जो होती थी वो लोगों को दे देती थी। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर समय होता था उस समय पे मुक्त श्रम का प्रयोग करा जाता था, ये फ्री लेबर वॉज यूज्ड। अब फ्री लेबर कुछ ऐसी होती थी कि ये लोग रेंट पे उनको लेते थे और रेंट पे लेने के बाद उनसे ये कहा जाता था कि दासों को पूरा वर्ष जो है भोजन दिया जाएगा और वो उनके लिए काम करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये महंगा श्रम साबित होता था, क्योंकि गुलामों का क्या सीन था कि गुलामों को एक बार खरीद लो वो आपके लिए पूरे जन्म तक काम करेंगे। लेकिन जो मुक्त श्रम जो समय पे उपयोग करा जाता था, यूज़ करा जाता था, वो थोड़ा उनको महंगा पड़ता था। तो ऐसा ये कहा जाता है कि अगर गुलाम जो होते हैं, अगर स्वतंत्र पुरुष जो होते हैं, फ्रीडम जो मैन होते हैं, अगर उनको लगता था कि उनके घरों के अंदर उनके लिए काम कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि अपने उन्हीं श्रमिकों को जिन्होंने उन्हें किराए पर ख़रीदा हुआ है, ये उनको नौकरियों के लिए उपयोग किया करते थे। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये सिस्टम उस समय पे गुलामों के लिए इस्तेमाल करा जाता था, जिनके ऊपर ये लोग पूंजी निवेश करते थे, पैसा लगाते थे और ये कहते थे कि व्यापार चलाने के लिए तुम्हें कारोबार चलाने के लिए रखा जाएगा। तो ये तरीका जो है दोस्तों, ये उस समय पे यही सिस्टम आज प्रेजेंट टाइम पे इस्तेमाल करा जा रहा है। बस ये कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, हमारा जो समय है वो ख़रीदा जाता है और उसका पैसा किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा दिया जाता है। तो रोमन साम्राज्य के अंदर उस समय कुछ ऐसा ही था कि जो गुलाम थे वो तो गुलाम ही थे, लेकिन जो पैसे देकर खरीदे जाते थे वो पैसे देकर खरीदने के बाद भी इनसे काम लेते थे। तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि उस समय पे जो रोम के अंदर जो विशेषज्ञ लेखक थे उन्होंने श्रमिक के ऊपर स्टडी करी, और दक्षिण से आए हुए पहले शताब्दी के जो राइटर थे जिनका नाम
कोलुमिला, जिसका नाम कोलुमिला है, ये फर्स्ट सेंचुरी के आए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने सिफारिश करी। उन्होंने कहा ज़मींदारों से कि भाई देखो, अगर आपको रेंटेड पे लेबर लेनी है, इनकी रिकमेंडेशन थी। इन्होंने बड़े बड़े ज़मींदारों को, जो इटली के अंदर रहते थे, जो पूरे के पूरे रोम के अंदर रहते थे, या 3 कॉन्टिनेंट के अंदर जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें थी, उन लोगों ने कहा कि अगर आप रेंट पे किन्हीं भी बंदों को लेते हो तो सिंपल सी बात ये है कि आपको अगर खेतों पे काम करवाना है लोगों से, तो आपको अपने औज़ारों की और अपने जो औज़ार हैं या आपके जो उपकरण हैं, उनकी संख्या का भंडार आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी मज़दूर को आपने ख़रीदा है या किराए पर रखा है, तो उसके लिए अगर आप खेतों में काम करवाते हो और आपके पास उपकरण औजार ज़्यादा नहीं है, तो उस समय पे आप उनसे ज़्यादा खेती नहीं करवा पाएंगे, या आप दुगना प्रॉफिट नहीं करवा पाएंगे, या निरंतर जो आपका प्रॉफिट है आप वो नहीं करवा पाएंगे। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये किसने बताया? ये हमारे कोलुमिला जो है, जो उस समय पे इटली के अंदर विचारक थे, उन्होंने बड़े बड़े ज़मींदारों को बताया। दूसरा, उन्होंने बताया कि भाई हमें जो निःशुल्क कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, यानी कि हमें किसी सुपरवाइज़र को अपॉइंट करना चाहिए। सुपरवाइज़र को अपॉइंट करने से फ़ायदा ये होगा कि वो काम की टुकड़ियों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा, और जब छोटे छोटे दलों के अंदर बांट देगा तो सिंपल सी बात है, वो काम पे नज़र रख सकता है। दूसरा, उसने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि हमें 10-10 के उसमें बांटना चाहिए, लोगों को 10-10 की कैटेगरी में बांटना चाहिए, जिससे बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन काम कर रहा है या कौन काम चोरी कर रहा है। और इससे ये पता चलता है कि उन दिनों पे जो श्रम का प्रबंधन था, यानी कि जो लेबर का मैनेजमेंट था, उसके ऊपर कितनी सही तरीके से बातचीत करी गई थी, और कितनी सही तरीके से उस समय पे लोगों ने अपनी राय दी थी, सोचा था उसके बारे में। तो ये कोलुमिला जो है, ये इनके ऊपर है। एंड देन दूसरे जो बहुत बड़े राइटर थे, वरिस्ट फिलनी इन्हें बोला जाता है, फिलनी, वो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि भाई उस समय पे जो दासों को 10 के ग्रोहों के अंदर उपयोग करा जाता था ना, वो बहुत बुरा होता था। क्यों? क्योंकि जब आप दासों से काम करवाते थे तो आप उनको जंजीरों में बांध कर रखते थे, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप कभी भी दासों को बांध कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप उनसे, उनके पैरों में जंजीर डालकर आप उनसे काम करवा रहे हैं 10 के उसमें। तो ये जो तरीका था दोस्तों, ये बहुत बुरा था। एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत देश के अंदर ही ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल करा जाता है। बस फ़र्क ये हो गया कि हमारे पैरों में, हाथों में जंजीरें नहीं होती है, पर अधिकांश फैक्ट्रियों के अंदर काम करने का सिद्धांत ऐसे ही लागू करा जाता है। वास्तव में रोमन साम्राज्य के अंदर जो सिस्टम बनाया गया था, जिसमें लेबर को किराए पर ख़रीदा जा सकता है, और वो या तो अपने घर का काम करवाएं, खेतों का काम करवाएं, या फैक्ट्रियों का काम करवाएं, ये उनके ऊपर होता था। ऐसा ही प्रेजेंट टाइम रोज़गार के लिए हम जाते हैं खुद उनके पास, और वो हमें रोज़गार के घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, और वो हमें गुलाम बना लेते हैं। तो ये तरीका रोमन साम्राज्य के अंदर था। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज सोशल हायरार्की, यानी कि सामाजिक पद अनुक्रम। मतलब इसे आप सामाजिक श्रेणी के नाम से भी जान सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अर्ली टाइम पीरियड पे जो रोम साम्राज्य था, वो तो खैर 5 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन जो फ्रांस था दोस्तों, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबल्स एंड प्लीजेंट। प्लीजेंट सबसे निचला वर्ग माना जाता था, क्लर्जी सबसे ऊपर वाला वर्ग माना जाता था। और ये सिस्टम फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर हर जगह लागू हो रखा था। लेकिन उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि जो सोशल हायरार्की का सिस्टम था, अब उसके बारे में हम नज़र डालेंगे, उसके बारे में हम आपको ब्यौरा देंगे, किस तरीके से जो रोम साम्राज्य था उसमें किस हिसाब से लोगों को डिवाइड करा गया था। यानी कि कौन टैक्स देगा, कौन टैक्स नहीं देगा, किसके पास ज़मीन का हिस्सा होगा, कौन गुलाम रख सकता है, कौन गुलाम बनेगा, ये सब आपके सोशल हायरार्की, यानी कि आपके सामाजिक श्रेणियों के अंदर डिवाइड होता है। तो भाई बहुत बड़े राइटर थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम आप देख सकते हैं टैसिटियस। उस समय बहुत बड़े आपके देख सकते हैं इतिहासकार थे, और उन्होंने उस समय पे जो सामाजिक समूह था उसका वर्णन करा, और उन्होंने बताया कि उस समय पे सबसे ऊंची पोस्ट पे हमेशा सेनेटर्स होते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके अनुसार सबसे बड़ी पोस्टों पे सेनेटर्स होते थे, लेकिन उनको समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये सम्मानजनक व्यवहार था। इनके अपने खुद के घर होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे,
और सबसे निचले वर्ग पे ऐसा बोला जाता था कि रोम साम्राज्य के अंदर जो दास होते थे, स्लेव होते थे, वो होते थे, क्योंकि उनको खरीदा जा सकता था, उनको बेचा जा सकता था, तो इसलिए वो सबसे नीचे वर्ग में होते थे। पर टाइथेसियस से पहले भी ऐसा ये कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं जो सीनेटर्स थे उसके अंदर कहीं ना कहीं नाइट्स वर्ग जो था वो भी इंक्लूड हो गया था। नाइट्स वर्ग मतलब घुड़सवार लोग, ऐसे लोग जो घोड़े चलाते थे या योद्धा टाइप के लोग थे, जिन्हें आप इक्विटीज बोल सकते हैं, जो सेकंड वर्ग में थे। अब वो सेकंड वर्ग में बाद में वो इन्हीं के अंदर मर्ज हो गए थे, लेकिन उस समय पे ये सोशल हायरार्की के अंदर सेकंड पार्ट पे आते थे। अब पहला और दूसरा पार्ट तो हमने देख लिया, एंड देन हमें समझना है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास दोस्तों इतना बड़ा होता था कि हम मिडिल क्लास को सही तरीके से डिस्क्राइब करने में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर वो सारे के सारे अभिजात वर्ग भी आ सकते हैं जिन पे ज़मीनें कम हैं, इक्विटीज़ के लोग भी आ सकते हैं जो क्षेत्रीय वर्ग से हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि मिडिल क्लास के लोग वो सारे के सारे हो सकते हैं जो बाहरी जनसंख्या में अपना भरण पोषण कर सकते थे। इसमें नौकरशाही ऑफिसर्स हो सकते हैं, सेना के अंदर काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, परफेरियस मर्चेंट्स हो सकते हैं, प्रोस्पेरियस मर्चेंट्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं। ये सब मिडिल क्लास के अंदर आते थे। मध्यम वर्ग के अंदर मैंने बता दिया नौकरशाही, सेना से जुड़े हुए लोग, और उसके बाद जिनके पास बहुत सारा व्यापार, किसान वर्ग बहुत बड़ा होता था, ये सारे के सारे लोग थर्ड वर्ग के अंदर आते थे। ये हमेशा सेनेटर्स के अंदर काम करने वाले, सेनेटर्स के अंडर काम करने वाले व्यक्ति थे जो डायरेक्टली उनके क्लाइंट होते थे और उनके लिए सेवा और राज्य के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे। मध्यम वर्ग परिवार के वो लोग थे जो अपने भरण पोषण के लिए उस समय पे बहुत बड़ी मात्रा में काम करते थे। अब क्योंकि ये निम्न वर्ग है दोस्तों, निम्न वर्ग इन्हें बोलते हैं, निम्न वर्ग। एक आता है निम्नतर वर्ग, मतलब इसके नीचे का वर्ग। ये निम्नतर वर्ग है जिसे हम हिमोलियस बोलते हैं। ये निम्नतम वर्ग कहलाए जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्थायी रूप से बोल सकता हूँ ग्रामीण मजदूर है, उद्योग है, खनन के रूप है, प्रवास के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज को खरीदने और बेचने जाते हैं, जैतून की फसलों को खरीदने या बेचने जाते हैं, भवन के निर्माण के लिए काम करते हैं। ये चौथा वर्ग था और पांचवा वर्ग मैंने आपको बताया ही हुआ है। अब ऐसा ये कहा जाता था कि रोम साम्राज्य के अंदर शुरुआती समय में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चांदी जो थी वो स्पेन से आती थी। वो हमने देख लिया खदानों के अंदर से आती थी, लेकिन खदानों के अंदर जब चांदी मिलना बंद हो गई तो सरकार के पास चांदी की मुद्रा चलाने के लिए कोई प्रचलन बचा ही नहीं। तो इसीलिए उस समय पे कॉन्स्टेंटाइन्स जो बोला जाता है, कॉन्स्टेंटाइन्स उन्होंने सोने की मुद्रा चलाई और उस समय पे व्यापार बड़ी मात्रा में होना चालू हो गया। अब रोम साम्राज्य के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी की बात कर ले, नौकरशाही की बात कर ले, तो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग हमेशा ज़्यादातर धनी होते थे, उनके पास सोना होता था, उनके पास पैसा होता था और आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग संपत्ति को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से संपत्ति को खरीदने में ये लोग निवेश करते थे और यहाँ पर जो बड़ा वर्ग होता था वो हमेशा निचले वर्ग को दबा के रखता था। तो विशेष रूप से अगर हम न्याय प्रणाली की बात कर ले तो न्याय व्यवस्था बहुत बुरी थी। न्यायपालिका के अंदर पूरी तरीके से जो करप्शन था इन्होंने फैला रखा था। जुडिशरी के अंदर, मिलिट्री सप्लाई के अंदर इन्हीं की ही चलती रहती थी। उच्च वर्ग जो होता था यानी कि उच्च नौकरशाही वर्ग या गवर्नर लोग जो होते थे वो ज़बरदस्ती आम लोगों से उस समय पे कर्जा वसूली किया करते थे। आम समुदाय लोग यानी कि बिशप लोग या बुद्धिजीवी लोग जो राइटर्स होते थे वो इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा अवहेलना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि न्याय सिस्टम रोम साम्राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि न्याय व्यवस्था रोम साम्राज्य के अंदर ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। गवर्नर्स और जो उच्च पदाधिकारी थे वो लोग हमेशा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे बुद्धिजीवियों ने इनका विरोध करना चालू करा और चौथी शताब्दी के अंदर इसका बांध पूरी तरीके से टूट गया। क्यों? चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एक बंदा था, एम्बोरस करके एक बंदा था चौथी शताब्दी के अंदर। उसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सक्रिय रूप से अपने आप को आगे रखा। चौथी शताब्दी के अंदर उसने पूरी खुली तरीके से बोल दिया, ये शक्तिशाली बिशपों के लिए थे और इन्होंने बोला कि अगर जिस तरीके से सम्राट लोगों के साथ बुरा कर रहा है, इतना अपमानजनक काम कर रहा है, दमनकारी काम कर रहा है, तो सारे के सारे बिशप मिलके पूरी तरीके से उनको
हरा सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीनेटर्स उस समय पे सबसे बड़ी पोस्ट पे होते थे और सीनेटर्स की हेल्प करने वाले जितने बिशप्स होते थे। तो ये हमारा पार्ट है। अब आगे चलते हैं। तो ये लेट एंटिक्विटी मतलब परावर्तित पुराकाल, यानी कि इससे पहले हमने अर्ली रोमन एम्पायर पढ़ा था, अब हम लेट रोमन एम्पायर पढ़ेंगे। इसके शब्द से ही पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के उस समय विकास, अंत और उस समय उसका अंतिम कैसे हुआ और उस समय पे व्यापार कैसे हुआ। 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के अंदर हम देखेंगे सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कितने बदलाव इसके अंदर हुए थे। अब यहाँ पे अगर हम लेट रोमन एम्पायर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम इतना टाइम पीरियड पढ़ेंगे और 2 अहम व्यक्ति थे जो उस समय पे आए थे। 30वीं शताब्दी का संकट हमें देखने को मिला था, जिसमें 25 साल के अंदर ही हमने कम से कम 47 राजा को बदला। और यहाँ पे जब लेट रोमन एम्पायर आया तो डायक्लेशियन एंड एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन जो थे सबसे अहम व्यक्तियों में से निकल के आए थे। अब क्योंकि कुछ चेंजेस ये भी लेके आएंगे, क्योंकि रोमन एम्पायर का ये हिस्सा जी रहे हैं, तो सम चेंजेस जो है डायक्लेशियन के द्वारा क्या क्या हुए, क्योंकि उनको पता था कि बार बार हमारे ऊपर रोम सीरियन एम्पायर जो है वो अटैक कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने अपने सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने सैन्य कार्यों को अलग करा नागरिकों से और सीमाओं के प्रांतों को बढ़ाया। एंड देन उसके साथ साथ उन्होंने सैनिक कमांडर्स को भी कुछ ना कुछ पावर देने की कोशिश करी। जैसे आज के डेट में हम लोग अपने जितने भी सेना के हेड होते हैं उनको हम कुछ ना कुछ पोस्ट देते हैं, उनको कुछ ना कुछ पावर देते हैं। ऐसे ही डायक्लेशियन के टाइम पीरियड पे हुआ था। और डायक्लेशियन ने उस समय पे कॉन्स्टेंटाइन्स जो है उसमें भी कुछ बदलाव करे थे, कॉन्स्टेंटाइन्स ने भी कुछ अपने बदलाव करे। अब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन्स ने क्या बदलाव करे, उससे सबसे पहले तो चांदी जो है स्पेन से मिलना बंद हो गई थी, इसलिए उसने सोने के सिक्के चलाए और उसने कॉन्स्टेंटिनोपोल उसने नई राजधानी बनाई, जो आपको मैप के अंदर दिखाई दे रही है। सोने के सिक्कों को कहते थे सेडिसियस, जिसका कम से कम 4 समथिंग ग्राम सोने का सिक्का होता था, प्योर गोल्ड का, जिससे व्यापार को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। इकोनॉमिक चेंज में अगर हम देखें, आर्थिक जीवन लोगों का बदल चुका था। मुद्रा की स्थिरता क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और कहीं ना कहीं जो निवेश था वो पूरी तरीके से दूसरे हिस्सों के अंदर जा रहा था। तेल के लिए, ग्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके बाद टेक्निकल चीज़ों के लिए, स्क्रूज़ के लिए, इस सभी चीज़ों के लिए, वाटर मिल्स के लिए जो समय पे काम करनी थी, अपना इन्वेस्टमेंट सरकार वहाँ कर रही थी। अब क्योंकि जब उन्होंने राजधानी अपनी बदल दी कॉन्स्टेंटिनोपोल, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सोने की सिक्के होने की वजह से व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा। एंड देन एम्परर ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलीजन के अंदर जो करी वो यही करी कि धार्मिक जीवन, सभी पूरे रोम हिस्ट्री का उन्होंने धार्मिक जीवन बदल दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपोल ने राजधानी स्टैब्लिश करते समय रोम के अंदर बोल दिया कि ईसाई धर्म जो है उनका ऑफिशियल धर्म होगा 4वीं शताब्दी के अंदर। अब 7वीं शताब्दी के अंदर रोमन साम्राज्य का उदय हुआ जो उनको पसंद नहीं आया। दैट इज़ वाई अब कारण ये आता है कि रोमन एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ। तो रोमन एम्पायर ख़त्म होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि रोमन एम्पायर पूरी तरीके से दूसरे इलाकों से अलग हो चुका था। रोमन एम्पायर के अंदर जो समृद्धि थी कहीं ना कहीं वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ रही थी। और क्या रोमन एम्पायर के अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। रोमन एम्पायर के अंदर ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एकजुटता जो है वो नहीं ला पाए इन इलाकों के अंदर। 7वीं शताब्दी के अंदर दूसरा कारण ये बोला जाता है कि रोम और ईरान के बीच युद्ध हुआ होगा, इसी वजह से रोम साम्राज्य ख़त्म हो गया होगा। और दूसरा ऐसा कहा जाता था कि बाइजेंटाइन जो है उसके नाम से भी रोमन एम्पायर को बाद में जाना जाने लग गया था। एंड देन राजनीतिक क्रांति की वजह से भी शायद से जो रोम के अंदर हुई होगी वो, या तो इस्लाम के अंदर जो इस्लाम धर्म बढ़ रहा था, उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं उनको हरा दिया होगा। रोम और ईरानियों के बीच भी शायद से लड़ाई हुई होगी, ये भी कहा जाता है। और दूसरा ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी के लोगों ने, जो चर्च के लोगों ने, उन्होंने कहीं ना कहीं दोबारा रोम साम्राज्य का गठन करा होगा, जो पुराने रोम साम्राज्य वो नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों ये सब कारण हो सकते हैं जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये आप सब लिख सकते हैं। तो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। और हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर कुछ ही दिनों के अंदर। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, गाजियाबाद रहिए और हमारी